अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर से लोग कल्पना चावला का नाम इंटरनेट पर सर्च करने लगे हैं। आपने कल्पना चावला का नाम तो सुना ही होगा, जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। वो स्पेसक्राफ्ट से जब पृथ्वी पर वापस लौट रही थी तब उनका विमान पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया था और कल्पना चावला के साथ बाकी के क्रू मेंबर्स भी इसी हादसे का शिकार हो गए थे। अब अंतरिक्ष की दुनिया की कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही है। इस बार भी अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की ही है और नाम है सुनीता विलियम्स। ये वही सुनीता है जिनकी वीडियोस आपने अंतरिक्ष में देखे होंगे, जिन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष स्टेशन में वैज्ञानिक कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं और हवा में कैसे उड़ते हैं, कैसे उनको सोना पड़ता है। Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर नाम की एक अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें पृथ्वी पर वापस आना था, लेकिन अभी तक ये पृथ्वी पर वापस नहीं लौटे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रुके हुए हैं, जहां पर साधन बिल्कुल सीमित होते हैं, जहां पर एक भी एक्स्ट्रा मेंबर का एक दिन भी रुकना सभी के लिए महंगा पड़ सकता है। और जिस विमान से वो लोग गए हैं उससे वो वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि वहां कोई एक्स्ट्रा स्पेसक्राफ्ट तो होता नहीं है जिसको लेकर वो वापस आ जाएं। और जिस विमान से वो गए थे उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है। अब सवाल यह है, क्या वो सुरक्षित है? यदि सुरक्षित है तो नासा में इतनी हलचल क्यों है? क्या उनके स्पेसक्राफ्ट में कोई खराबी है जिसे ठीक किया जा रहा है, या रिस्क लेकर उसी से उनको वापस लाना पड़ेगा? क्या नासा अपने वैज्ञानिकों को वापस लाने के लिए कोई दूसरा विकल्प खोज रहा है? क्या स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की सहायता ली जाएगी? सुनीता विलियम जिस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन गई है, यह उसकी पहली मानवयुक्त ट्रायल उड़ान थी। यानी कि यह विमान पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की दूरी तय करके वहां पहुंचा था। स्टार लाइनर की कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अंतरिक्ष यान शुरू से ही अंत तक दिक्कतों से घिरा रहा। जानिए इस मिशन में अब आगे क्या होगा। क्या सुनीता विलियम्स की खैरियत की हमें चिंता करनी चाहिए? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम जिस स्पेसक्राफ्ट यानी स्टारलाइन कैप्सूल को उड़ाकर स्पेस स्टेशन तक ले गई, यह उसकी पहली उड़ान थी और यह एक ट्रायल के रूप में उड़ान भरी गई थी। यानी पहली बार इस कैप्सूल में इंसान बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर गया था। यह स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। मकसद यह था कि स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट को पहुंचाया जा सके और वहां से वापस लाया जा सके। नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को यह स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा। फंडिंग की इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया। बोइंग का नासा के अपोलो, स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दे दी। स्टारलाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में बना, 2019 तक उसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये सभी मानव रहित उड़ानें थे, ये सभी परीक्षण थे। पहली उड़ान में नहीं जुड़ पाया था स्पेस स्टेशन से। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से यह दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो पाई। अब समझते कि डॉकिंग क्या होता है। डॉकिंग करने वाला अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के निकट आता है। इस अवस्था में डॉकिंग करने वाला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन के आकार और रुख को ध्यान में रखते हुए आसपास से अच्छी तरह से उससे जुड़ जाता है। इसे ध्यान रखना होता है कि जिस ओर से जुड़ना होता है उस तरफ इसका जुड़ने वाला हिस्सा भी हो, जैसे हम पजल्स को जोड़ते हैं। डॉकिंग यानी एक जुड़ाव को कहते हैं, एक टोचन को कहते हैं। जब अंतरिक्ष यान स्टेशन के बिल्कुल पास आता है तो उसे स्टेशन के साथ सही रूप से मिलाने के लिए मैन्यूवर करना पड़ता है। इस चरण में अंतरिक्ष यान को अपनी ऊंचाई, गति और स्थिति को स्पेस स्टेशन के साथ बिल्कुल मिलाकर रखना होता है। यानी दोनों की गति बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, नहीं तो जुड़ने वाला हिस्सा आगे या पीछे हो जाएगा। जब अंतरिक्ष यान स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट के पास आता है तो उसे रोबोटिक बाहों या ऑटो कोडिंग सिस्टम के द्वारा डॉकिंग पोर्ट से पकड़ा जाता है। स्पेस स्टेशन में दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए रोबोट के हाथ बनाए जाते हैं। यह स्वचालित रूप से हो सकता है और या फिर मैनुअल नियंत्रण के तहत भी किया जा सकता है। इसको स्पेस स्टेशन या फिर अंतरिक्ष यान में बैठे वैज्ञानिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब अंतरिक्ष यान डॉकिंग पोर्ट्स को पकड़ लेता है तो यहां मैकेनिकल लैच और सील्स का प्रयोग किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यान को स्टेशन से मजबूती से जोड़ा जा सके। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि स्पेस स्टेशन और स्पेसक्राफ्ट दोनों के दरवाजे अभी तक बंद रहते हैं, केवल बाहरी हिस्सा ही जुड़ने का काम करता है।
डॉकिंग यानी कि जुड़ाव के बाद स्टेशन और अंतरिक्ष यान के बीच कोई खाली जगह नहीं है, ये सुनिश्चित किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्री स्टेशन से अंतरिक्ष यान में आसानी से प्रवेश कर सकें और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट के दरवाजे और स्पेस स्टेशन के दरवाजे खोले जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट से निकलकर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में आ जाते हैं। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष यान के बीच बिना किसी हादसे के सुरक्षित जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब वापस आते हैं जहां पर स्पेसक्राफ्ट की डकिंग नहीं होने की वजह से इसे वापस बुलाया जाता है। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में ये वापस लैंड करता है। दूसरी उड़ान में मैन्यूवरिंग और थ्रस्टर्स फेल हो गए थे। अब समझते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर्स क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर्स छोटे इंजन होते हैं जो अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका मुख्य काम स्पेसक्राफ्ट की गति, दिशा और स्थिति को नियंत्रित करना होता है। थ्रस्टर्स कई काम करते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल मैनूवर्स। स्पेसक्राफ्ट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए थ्रस्टर्स का उपयोग किया जाता है। थ्रस्टर्स की स्पीड बढ़ाई जाती है, जिससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है और वह दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाता है। और कभी कभी इनकी रफ्तार कम की जाती है, जिससे कि ऑर्बिट छोटा हो जाता है। स्थिति नियंत्रण। स्पेसक्राफ्ट की दिशा को नियंत्रित करने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्पेसक्राफ्ट का सही हिस्सा सूर्य, पृथ्वी या किसी अन्य लक्ष्य की ओर ही रहे। जब कभी यह अपनी दिशा से भटकता है तो इनमें से थ्रस्टर्स को चालू कर इसे सीधा कर दिया जाता है। स्पेसक्राफ्ट की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए थ्रस्टर्स का उपयोग किया जाता है, जो महत्वपूर्ण है जब स्पेसक्राफ्ट को किसी अन्य अंतरिक्ष वस्तु के साथ डॉकिंग करना हो या फिर इसकी स्पीड को बढ़ाकर इसे वहां से गुजारना हो। स्पेसक्राफ्ट के मार्गदर्शन, यानी अगर स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा से भटक जाता है तो उसको वापस सही दिशा में लाने के लिए भी थ्रस्टर्स का उपयोग किया जाता है। कई बार इसकी गति को बहुत ज्यादा कम करने के लिए भी थ्रस्टर्स का उपयोग किया जाता है और कई बार बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए भी। खराब होने की वजह से उड़ान भी रद्द कर दी गई, क्योंकि थ्रस्टर्स के खराब होने की स्थिति में स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था और ये अनंत अंतरिक्ष में भटक सकता था। दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। मकसद पुराने वाले उड़ान जैसा ही था। स्पेस स्टेशन तक जाना था और डॉकिंग कंप्लीट करनी थी। इसके बाद वापस आना था, लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रपल्शन वॉल में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए थे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल। लेकिन किन ऑर्बिटल, मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो गए, जिसकी वजह से 22 मई 2022 को स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट से नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया था, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा, लेकिन बोइंग ने कहा यह सामान्य है। सुनीता वाली तीसरी उड़ान 7 साल से टल रही थी। तीसरी मानव युक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से देरी होती रही। यह जुलाई 2023 तक आ गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम उड़ान को टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इसी साल। लेकिन फिर यह लॉन्चिंग टल गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वॉल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टल गई थी। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम और बैरी वुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई। 8 दिन बाद यानी कि 13 जून को इन्हें वापस आ जाना था, लेकिन ये अभी तक भी स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं और ये वापस नहीं आए हैं। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की यह पहली मानवयुक्त उड़ान है, यानी सुनीता और बैरी के साथ इसने स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से ही खतरों से भरी रही है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष स्टेशन पर खतरे में हैं? अगर ये कहा जाए कि सुनीता और बैरी खतरे में है तो ये गलत है। स्पेस स्टेशन के बार में 8 स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर सकते हैं, यानी यहां पर किसी भी समय नया स्पेसक्राफ्ट अटैच करने की संभावना रहती है। 365 फीट लंबे स्पेस स्टेशन में पर्याप्त जगह है जहां पर सुनीता विलियम्स आराम से और सुरक्षित रह सकती हैं। सुनीता और बैरी सिर्फ 2 हफ्तों से वहां हैं, जबकि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन ने स्पेस स्टेशन पर 665 दिन बिताए थे। अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई दिक्कत होती है तो उसे किसी भी समय धरती पर वापस भेजा जा सकता है। जो देरी हो रही है वह सतर्कता की वजह से की जा रही है। क्या स्टार लाइनर के साथ ज्यादा गड़बड़ी है? नासा का कहना है कि स्टार लाइनर से हीलियम लीक होना बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। लेकिन बोइंग ने कहा कि वो पता कर रहे हैं कि ये लीक कैसे और क्यों हो रहा है या क्यों हुआ है।
जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जा रहा था तब इसके 5 थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया था। फिर इन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। नासा का दावा कि इन दिक्कतों से परेशानी नहीं है, स्टारलाइनर किसी भी समय धरती पर वापस आ सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को घर लाने की कोई जल्दी नहीं है। इसलिए हम आराम से जांच पड़ताल कर रहे हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि नासा कोई ऐसी बात छुपा रहा है जो वो सबसे नहीं बता सकता, या फिर नासा इस बार वो गलती नहीं करेगा जो उसने कल्पना चावला के समय में की थी? कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा एक अलग तरह की थी और ये अंतरिक्ष यात्रा एक अलग तरह की है। इस यात्रा में हमारे एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल सेफ हैं और वो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं। और जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी है या इसको सही सुधार नहीं लिया जाता, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत।